हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अभी मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे जॉ में काफ़ी चोट आई थी और थोड़ी सी सर्जरी भी हुई है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी बना के। लेकिन आपका सब्जेक्ट ना छूटे, आपकी प्रिपरेशन ना छूटे, इसीलिए मैं बोटनी में से बोर्ड पे लिख के शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रही थी। तो वो शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डाला है, जो कि आपकी बैचलर्स मास्टर्स में भी हेल्प करेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो आप वहाँ से नोट्स को ज़रूर बना लीजिएगा। आज से मैं थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप इससे पहले जो टेक्निक्स मैंने कराई थी वो सब वीडियोस आपने देख ली होंगी, उसमें से नोट्स आपने बना लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक तरीके से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की टेक्निक है। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हम चार्ज्ड आयंस का, चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स का बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो क्या है डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक वेयर वी कैन सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम इसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू द पोरस जेल मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलिए मैं आपको एक सेटअप दिखाती हूँ। ये हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है कि यहाँ पर ये हमारे पास कास्टिंग ट्रे होती है। ये जो है ये कास्टिंग ट्रे है जिसमें कि हम अगरोज जेल डाल देते हैं। ठीक है, ये जो डार्क ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे वेल कॉम्स हैं। वेल कॉम्स में क्या होता है कि हम यहाँ पर इस तरीके से कॉम डाल देते हैं, ऐसे कॉम डाल देते हैं। ठीक है, कॉम डालने के बाद में जब हम इस कॉम को निकाल देते हैं तो यहाँ पर ऐसे वेल्स बन जाती हैं। इन्हीं वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं। ठीक है, अब ये जो अगरोज जेल है इसके अंदर जब हम सैंपल लोड कर देते हैं तो हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो कैसे मिलेगा, वो हम देते हैं इनको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और वोल्टेज सोर्स से हम इसको करंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप होता है हमारा, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का होता है। आप लोगों ने 12th में भी देखा होगा, बैचलर्स अगर आप कर रही हैं तो वहां पे भी आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट को देखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये एक ड्रॉ करके बनाने की कोशिश की। इसमें हमारे पास दो टर्मिनस होते हैं, एक कैथोड टर्मिनस होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एक एनोड टर्मिनस होता है जहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम हमारा जो ये जेल है, जेल मैट्रिक्स है, उसको यहाँ पे ऐसे पोर कर देते हैं। पोर करने के बाद में जो हमारे यहाँ पर वेल्स बनते हैं उन वेल्स के अंदर हम हमारे सैंपल को डाल देते हैं और एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कि जो चार्ज्ड आयंस होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, देखो सपोज हम यहाँ पर हमारा डीएनए लेके चल रहे हैं। अब डीएनए के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डाल देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जितना छोटा साइज होगा मॉलिक्यूल उतनी ही स्पीड से रन करेगा इस जेल में। ठीक है, जितना बड़ा होगा वो मॉलिक्यूल उतनी ही कम स्पीड से इसमें रन करेगा। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया क्या है हमारा प्रिंसिपल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक where we separate biomolecules on the base of the charge under the influence of the strong electric field through the porous gel matrix। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो एक प्रकार की पोरस जेल के थ्रू करेंगे। ठीक है, उसमें पोर्स होंगे, उन पोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे मॉलिक्यूल्स पास होंगे, जिसके बेसिस पे कि हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कैसे कैसे मॉलिक्यूल का सेपरेशन कर सकते हैं जो कि चार्ज्ड होंगे, जैसे हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, हमारा प्रोटीन्स हो गया, हमारा फॉस्फोलिपिड्स हो गया। ठीक है, अब आपको इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल से क्या समझ में आया, दो मेन चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जाती हैं कि यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो होगा साइज के बेस पे,
वो साइज हमारे मैट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैट्रिक्स का जो पोर साइज है उस पर भी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे मॉलिक्यूल की साइज पे, और हम कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा उस मॉलिक्यूल के ऊपर, कौन सा इलेक्ट्रिकल चार्ज है उस पर भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, कितना एक्सटर्नल वोल्टेज दें। ठीक है, अब हम वो वोल्टेज हमारी 50 वोल्ट की भी दे सकते हैं, 100 वोल्ट की भी दे सकते हैं, हम 200 वोल्ट की भी दे सकते हैं, लेकिन हम हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी लेबोरेटरीज में उसमें हम 50 वोल्ट ही प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ पर वेल्स में हम अपने सैंपल को लोड कर देते हैं, वो चार्ज के बेस पे, और हमारा जो मैट्रिक्स के जो पोर साइज होता है उनके ऊपर जो ये जो हमारा बफर होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके बेसिस पे हमारे मॉलिक्यूल का सेपरेशन हो जाता है। तो अब इन मॉलिक्यूल्स की, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए निकालनी हो तो उसके लिए हम इस इंडाइस का इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। यहाँ पर v तो हमारी वेलोसिटी हो गई, e क्या हो गया, e है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और अगर हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ना दी है तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमने कितना वोल्टेज दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है और हमने कितनी वोल्टेज यहाँ पर दी है, उससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू क्यू, क्यू मींस चार्ज जो कि कोलम्ब में है, हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है। ठीक है, और एफ क्या होता है, एफ इज अ फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये जो एफ है ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट का क्या काम होता है, ये माइग्रेटरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको रिटार्ड करता है, उनकी वेलोसिटी को रिटार्ड करता है। ठीक है, जो कि जेल के पोर साइज पे डिपेंड करती है, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालनी है तो वो हम इस इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हैं, और हमारी इसकी जो यूनिट होती है दैट इज माइक्रोमीटर सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकेंड की यूनिट हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया कि हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट कैसी होती है। यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिससे कि हम यहाँ पर करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। यहाँ पर हमारे एगरोस जेल होती है जिसमें कि हम अपना सैंपल लोड करते हैं और हमारा सैंपल रन करता है, जिस पे हमारा एगरोस जेल डली हुई होती है उसको हम कास्टिंग ट्रे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। देखो, अभी हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट है इसको जब हम खोलते हैं तो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीचा आर। ठीक है, अब 6 पाई तो हमारा कांस्टेंट हो गया, 6 तो है ही कांस्टेंट, और हमारी पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 1.4 3.14। नीटा क्या है, अब यहाँ पर नीटा है हमारा जो भी हमने मीडियम लिया है, जैसे कि हम एगरोस जेल ले रहे हैं तो उस मीडियम की विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, और आर क्या होता है, जो हमारा आयनिक रेडियस है मॉलिक्यूल का, जो भी मॉलिक्यूल हम रन कर रहे हैं उसकी जो आयनिक रेडियस है क्या है, वो है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम हमारा फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो ये जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट होता है ये मेजर करता है हाइड्रोडायनेमिक साइज को मॉलिक्यूल के। हाइड्रोडायनेमिक साइज क्या होता है वो मैंने पीछे पहले की वीडियोस में समझा के रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देखिए, उन नोट्स को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोडायनेमिक साइज पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, मतलब पोर जो शेप है मॉलिक्यूल की वो क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये मीडियम के पोर साइज पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है उसका पोर साइज क्या है, मतलब छोटा है बड़ा है कैसा है। ठीक है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो मीडियम ले रहे हैं
है ना, जो हम बफर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बफर की विस्कोसिटी क्या है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी निकालते हैं उसके अंदर जो हमारा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोडायनामिक साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम का जो पोर साइज है उस पर डिपेंड करता है, और हमारा जो मीडियम है, जो बफर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम हमारे आयन की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी निकाल लेते हैं। हमारे आयन की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक इंडाइस होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू वी अपॉन ई। वी क्या है? वी यहाँ पर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी बताया था कि हम यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट को करते हुए वोल्टेज कुछ भी रख सकते हैं, हम 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो हम हमारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं बैचलर्स में, जिसमें कि हम डीएनए वगैरह का सेपरेशन करते हैं, उसके अंदर हम मैक्सिमम टाइम 50 वोल्ट ही रखते हैं। ऐसा क्यों है? देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो करंट काम करता है वो कौन सा करंट काम करता है, जो कौन से आयंस हैं जो कि चार्ज्ड हैं और वो करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम जो कंडक्शन होता है करंट का दैट इज थ्रू द बफर आयन। बफर आयन का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बफर आयंस जो होते हैं वो मेनली करंट को कंडक्ट करते हैं। जो हमारा मॉलिक्यूल होता है जिसको कि हम सेपरेट कर रहे हैं उसका काफी कम कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल करंट इज कंडक्टेड बाय सैंपल आयंस। बफर आयंस के थ्रू मैक्सिमम करंट कंडक्ट किया जाता है, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि हम सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, वो बहुत ही कम करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो, वोल्टेज जो होती है it is directly proportional to the current and directly proportional to the resistance, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मींस जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे ही हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहां पर हीट जनरेट होगी मीडियम में, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ जाने से क्या होगा, वो मीडियम में हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से क्या होगा, जो भी हमने बफर सॉल्यूशन लिया है, हमारा जो भी एक रोज जेल या कोई भी हमने मैट्रिक्स लिया है, जेल मैट्रिक्स जो भी हमने लिया है, वो हीट होने की वजह से क्या होगा, वो पिघल जाएगा। पिघल जाने से क्या होगा कि जेल के जो पोर हैं उनके साइज में ऑल्ट्रेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जेल पिघल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, उससे बेशक हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन हमारा रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल सही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओम लॉ के थ्रू हमारा रिलेशनशिप निकालेंगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट कम होता चला जाएगा, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर अब हम इसको पावर की फॉर्म में देखें तो क्या होगा कि पावर जनरेशन इंक्रीज इन सपोर्टिंग मीडियम विल इंक्रीज द वोल्टेज, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी पावर बढ़ेगी, और जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वहां पे हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हीट जनरेट होगी, और वो जो हीट होगी वो क्या करेगी, जो भी हमने जेल यूज किया है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पोर साइज को वो अलर्ट कर देगी, जिससे कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए इंडाइस क्या लगता है, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, ठीक है, करंट इंटू वोल्टेज। और वोल्टेज को हम जानते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की फॉर्म में वोल्टेज अगर निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और पावर इज इक्वल टू
वोल्टेज नहीं, अगर हमें पावर निकालनी है तो हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हम करंट और रेजिस्टेंस के बेस पे हमारे इंडासेस को पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि मेन प्रिंसिपल क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का, हमारे चार्ज मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारा पूरा सेटअप कैसे होता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, हमारा अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है, किसी भी आयन की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। मतलब है कि अगर हमें ये वैल्यूज निकालने के लिए दे दी जाए तो हम बड़े आराम से उनका निकाल सकते हैं, और हम हमारे सैंपल में 50 वोल्ट ही क्यों यूज करते हैं, उससे ज्यादा की वोल्टेज का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep motivating us by subscribing our channels, and don't forget to press bell icon जिससे कि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो सब मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।